आर्थिक दृष्टिकोण से समस्त वैश्विक व्यवस्था आज के समय में बहुध्रुवीकृत हो चुकी है। ऐसे में मुद्रा का बहुध्रुवीकरण होना भी स्वाभाविक है। आज एक विशेष संगठन ब्रिक्स द्वारा ऐसे ही मुद्रा सुर्खियों में बनी है जिसका शीर्षक है ब्रिक्स कॉमन करेंसी। तो आज इसी शीर्षक पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन डेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि आज की हमारी चर्चा किन बिंदुओं पर केंद्रित होगी, लेकिन उससे पहले इस संदर्भ को देखें जहां से आज के विषय की हमें प्रेरणा मिलती है। तो ये संदर्भ है इंडियन एक्सप्रेस का। ये न्यूज़ है द ब्रिक्स कॉमन करेंसी पुश। इस न्यूज़ से प्रेरित होकर हमने आज के विषय का चुनाव किया है। आज जिन बिंदुओं के अंतर्गत हम इस विषय को समझेंगे वो बिंदु कुछ इस प्रकार के हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, फिर इसके बाद हम देखेंगे क्या होती है साझा मुद्रा, फिर हम समझेंगे कि ब्रिक्स के सदस्य और साझा मुद्रा के दृष्टिकोण क्या हैं, इसके सामने क्या चुनौतियां हैं, फिर उसके क्या समाधान हो सकते हैं, और अंत में होगा एक अभ्यास प्रश्न यह समझने के लिए कि आपने इस विषय को कितनी गंभीरता से सुना। शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले ये देखेंगे कि यह विषय चर्चा में क्यों है। हाल ही में ब्रिक्स का 15वां सम्मेलन आज की तारीख यानी 22 से लेकर 24 तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित होने के कारण वहां पर यह कॉमन करेंसी फिर से चर्चा का विषय बनी हुई है। इस दृष्टिकोण से यह विषय फिर से सुर्खियों में छाया है। वस्तुतः सबसे पहले हम ये समझें कि कॉमन करेंसी होती क्या है। इसको समझने के लिए आप देखें कि कोई भी एक ऐसी मुद्रा जो समान रूप से एक से अधिक देशों में लागू मान्य हो उसको कॉमन करेंसी कहेंगे, सामान्य मुद्रा कहेंगे। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं जैसे अमेरिकी डॉलर, उसी तरह से हम देख सकते हैं यूरो को, जो यूरोपीय संघ के अधिकांश देशों में इस समय अगर बात करें तो 20 देशों में प्रचलित है। अमेरिकी डॉलर भी उसी तरह से कई देशों में एक साथ प्रचलित है जैसे इक्वेडोर, पूर्वी तिमोर, पनामा इत्यादि में। तो एक ऐसी मुद्रा जो एक से अधिक देशों में सामान्य रूप से प्रचलित हो, मान्य हो, उसको हम कॉमन करेंसी कह सकते हैं। आगे अगर हम बात करें कि ब्रिक्स क्यों लाना चाहता है साझा मुद्रा, इस प्रश्न को हम समझें कि आखिर क्या ऐसी जरूरत पड़ गई जिससे कि ब्रिक्स को साझा मुद्रा लाना पड़ा। तो अब तक अगर वैश्विक परिदृश्य को देखा जाए तो डॉलर एक छत्र राज करता था, क्योंकि अमेरिका की जो मुद्रा है वो सबसे शक्तिशाली मुद्रा है और कहीं भी वैश्विक विनिमय में अगर माध्यम की बात करें तो अधिकांश क्या एक छत्र हम कह सकते हैं कि डॉलर में विनिमय होता है। ये बात जब बहुध्रुवीकृत विश्व हुआ तो ये बात विश्व की अन्य जो आर्थिक शक्तियां थी उनको ये बात खटकने लगी और इसका कहीं ना कहीं उन्हें कुछ ऐसे रूपों में खामियाजा भी भुगतना पड़ता है क्योंकि उनकी निर्भरता पूरी तरह से डॉलर पर आधारित हो जाती है। तो इस दृष्टिकोण से देखें कि कहीं भी वित्तीय चर्चा के केंद्र में डॉलर होता है, साथ ही वैश्विक विनिमय के केंद्र में भी डॉलर बना हुआ है और डॉलर की डोमिनेटिंग स्थिति अन्य निर्भर राष्ट्रों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। इसके बाद अगर देखें तो समस्त वैश्विक व्यापार के जो फाइनेंशियल सेटलमेंट में लगभग 80% की हिस्सेदारी डॉलर की है, जबकि अगर व्यापारिक हिस्सेदारी की बात की जाए तो अमेरिका की व्यापारिक हिस्सेदारी मात्र 10% है। ऐसे में उन निर्भर राष्ट्रों के ऊपर एक व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है कि वो डॉलर का एक निश्चित रिजर्व अपने पास रखें अगर वो इस व्यापार में भागीदार होना चाहते हैं। तो निर्भर देशों के एक्सचेंज में भी उतार चढ़ाव आएगा। जब जब डॉलर का मूल्य ऊपर नीचे होगा निर्भर देशों की अर्थव्यवस्था पे भी उनका असर देखने को मिलेगा। साथ ही अगर हम देखें तो घरेलू निर्णयों में डॉलर की परिभाषित भूमिका हो जाएगी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वहां का डॉलर का परिवर्तन उनके अपने घरेलू वित्तीय निर्णयों को प्रभावित करेगा, उनकी निर्णायक भूमिका होगी, इसको इग्नोर करके वो नहीं चल सकेंगे। तो इसलिए ब्रिक्स समूह जिसकी एक बड़ी हिस्सेदारी है वैश्विक जीडीपी में, मार्च की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 31.5% और वैश्विक जनसंख्या में भी बड़ी भागीदारी है। तो ऐसे में इस महत्वपूर्ण संगठन द्वारा यह सोच विकसित हुई कि क्यों न एक साझा मुद्रा का प्रचलन किया जाए जिससे कि डॉलर पर हमारी निर्भरता कम हो। इस दृष्टिकोण से अगर हम आगे देखें तो ब्रिक्स के सदस्य और साझा मुद्रा, एक नजर हम डालते हैं ब्रिक्स के जितने सदस्य हैं उनका साझा मुद्रा को लेकर क्या दृष्टिकोण रहा है उस पर। तो सबसे पहले पहला सदस्य ब्राजील की अगर हम बात करें तो ब्राजील को देख सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार चीन है। मतलब ब्राजील की चीन के साथ सबसे ज्यादा व्यापारिक लेन देन
की क्रियाविधि होती है और दोनों ही को स्थानीय मुद्रा में व्यापार फायदेमंद होगा। जबकि ब्राजील के निर्यात का 90%, अगर उसके निर्यात के हम प्रतिशत की बात करें तो 90% दस्तावेज डॉलर के हिसाब से तैयार किया जाता है, जबकि उसकी व्यापारिक भागीदारी सबसे ज्यादा हम यहां देख सकते हैं चीन के साथ है। जबकि ब्राजील के कुल निर्यात में अमेरिका को केवल 17% ही सामान जाता है, लेकिन उसके दस्तावेजों के निर्माण में 90% इसकी हिस्सेदारी है। तो ये एक विरोधाभास है। इस कारण ब्राजील भी इसमें हिस्सेदार बनता है, ब्राजील का रुख भी इसके समर्थन में है। रूस की अगर बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा निर्यातक देश है रूस, और इसके अगर दृष्टिकोण की बात करें तो भू राजनीतिक हित को देखते हुए भी रूस इसका समर्थन करता है। साथ ही यूक्रेन युद्ध के बाद कुछ स्थितियां इस प्रकार की हुई कि जो यूरोपीय देश थे वो डॉलर को के दबदबे वाली जो वित्तीय व्यवस्था है उस व्यवस्था से रूस को बाहर कर देते हैं। ऐसी स्थिति में रूस भी इस व्यवस्था का समर्थक बन पड़ता है। अब भारत के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भारत से इतर अगर हम बात करें तो चाइना, अमेरिका, चाइना और रूस इन दोनों देशों को शत्रु देश के तौर पर देखता है, बहुत अपना समर्थक नहीं समझता है। लेकिन भारत ब्रिक्स में एक ऐसा देश है जिसके प्रति अमेरिका का रवैया थोड़ा पृथक है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में वो भारत को अपना मूल्यवान साथी मानता है, और भारत इस कोशिश को पहले तो वैचारिक मानता था, लेकिन 2012 में भारत ने भी इस दबदबे के खिलाफ एक प्रयास किया था। 2012 में डॉलर की जगह रुपए के इस्तेमाल की संभावनाओं के लिए भारत के द्वारा भी एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। फिर भारत चीन अगर संबंध की बात करें तो वो जब बिगड़ने लगे, खासकर जब सीमा विवाद और गहराया, और इसी दौरान रेनमिनबी जो कि चीन की मुद्रा है, आरएमबी जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, युआन, झाओ और फेन इसकी इकाइयां हैं, तो इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण चाइना ने शुरू कर दिया। और जब चाइना ने अपनी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण शुरू कर दिया, डॉलर के सामने एक विकल्प के तौर पर प्रस्तुत करना शुरू कर दिया, खास करके कुछ देशों के साथ रेनमिनबी में व्यापार करना शुरू कर दिया, तो भारत के लिए भी कहीं ना कहीं यह एक प्रश्न उभर कर सामने आया कि भारत भी इस दिशा में विचार करे। तो भारत भी इस दिशा में सोचने लगा, और भारतीय व्यापार के भी संदर्भ में अगर आप देखें तो 86% हिस्से का निर्यात डॉलर में होता है, जबकि भारत का केवल 15% निर्यात अमेरिका को होता है। तो भारत का भी रुख वर्तमान परिदृश्य में चाइना से प्रतिस्पर्धा के नाते कहीं ना कहीं उसका झुकाव इसके पक्ष में हुआ। चीन की बात करें तो यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। साथ ही वैश्विक स्तर पर डॉलर को चुनौती देने की ब्रिक्स समूहों में एकमात्र मजबूत स्थिति चाइना के पास है जो इसका एक विकल्प प्रस्तुत कर सकता है। हालांकि चाइना इस बात की बार बार दावेदारी करता रहा, लेकिन इसके लिए कभी भी उसने एक ठोस विकल्प प्रस्तुत नहीं किया, इसमें वो असक्षम रहा। हमेशा वो डॉलर का विरोध किया, लेकिन ब्रिक्स के माध्यम से उसको एक ऐसा सुअवसर मिलता है, उसको ये लगता है कि इस समूह के माध्यम से हम जिस सोच को अभी तक हम अधूरा छोड़े थे उसको हम पूरा कर सकते हैं। इसलिए ब्रिक्स के माध्यम से चाइना इसको बार बार अपनी बात को कहता है कि एक साझा मुद्रा होनी चाहिए। दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका भी चीन और रूस के रुख के साथ है। दक्षिण अफ्रीका भी इस बात का समर्थक है, क्योंकि इसका भी मानना है कि जो विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था है उसकी स्वायत्तता कहीं ना कहीं डॉलर पर निर्भरता के कारण भंग होती है। इसलिए इसने 2011 में भी इस बात को दोहराया था, 13 में भी इस बात को दोहराया था, और इसने कहा था कि जो अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं हैं वो हमेशा चिंता की लकीरें विकासशील राष्ट्रों के माथे पर बनाई रहती हैं, क्योंकि उनकी निर्भरता कहीं ना कहीं एक खास मुद्रा पर केंद्रित होती है। उसने इस बात पर भी जोर दिया कि स्थानीय मुद्राओं में लेन देन की वकालत की, उसने स्थानीय मुद्रा में लेन देन की बात की दोहराई जो कि चाइना और रूस पहले से कह रहे थे, और तर्क ये दिया गया कि विकासशील देशों में आर्थिक सुरक्षा को लेकर स्वायत्तता की कमी दिखाई देती है डॉलर पर निर्भरता के कारण। इससे क्या होगा कि मुद्रा के जोखिम को कम किया जा सकेगा, और इसलिए जो युआन है अर्थात चीन की जो मुद्रा है, उसने क्या किया कि युआन को विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा बनाने के लिए प्रयास किया और हिस्सा बनाया, और फैसला भी लिया दक्षिण अफ्रीका ने। तो हम देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका भी रूस और चीन के इस विचार का समर्थक रहा।
अब आगे हम देखते हैं कि इस साझा मुद्रा के सामने चुनौतियां क्या क्या हैं। तो वास्तव में अगर चुनौतियों की बात करें तो इस पर एक व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिक नाम सबसे पहले सुझाया था, जिनका नाम था जिम ओ'नील। इन्होंने कहा कि उभरती अर्थव्यवस्था डॉलर आधारित अर्थव्यवस्था का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, अर्थात उन्होंने इनकी परिकल्पना को पहले ही निराधार बता दिया। उसका कारण भी है क्योंकि इसके सामने चुनौतियां कई हैं। एक बार उन चुनौतियों पर हम नजर डालेंगे तो हमें लगेगा कि शायद इनकी बात में आंशिक सत्यता हो सकती है, क्योंकि ब्रिक्स में चीन का प्रभुत्व है। अगर हम देखें तो यहां पर संतुलन की स्थिति नहीं है। ब्रिक्स में चीन जितनी भी इसकी अर्थव्यवस्था है उसके आउटपुट में 25 ट्रिलियन का आउटपुट है, जिसमें लगभग 17.5% जो है 17.5 ट्रिलियन जो है वो हिस्सेदारी चाइना की है। तो एक तरह से चाइना का इसमें आधिपत्य रहेगा और चाइना की अर्थव्यवस्था यहां की साझा मुद्रा को संचालित करेगी, ठीक उसी तरह जैसे आज डॉलर वैश्विक अर्थव्यवस्था को संचालित कर रहा है। साथ ही साथ इस समूह में आपसी सामंजस्य की कमी है। विशेष रूप से भारत चाइना को देख लीजिए, इनके बीच आपसी सामंजस्य बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा रूस यूक्रेन विवाद के बाद खुले तौर पर विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि रूस का समर्थन कर पाए। साथ ही इसके जो सदस्य हैं उनके बीच में भौगोलिक दूरी है, काफी दूरी होने के कारण इसमें कोऑर्डिनेशन की कमी है। कुछ राष्ट्र तो पास हैं लेकिन कुछ दूर हैं, जिसके कारण आपस में कोऑर्डिनेशन करना संभव नहीं होगा। साथ ही अंतर्विरोध क्या है कि भारत एक ऐसे समूह का सदस्य भी है जो कि अंतर्विरोध पैदा करता है। भारत क्वाड का भी सदस्य है और क्वाड जैसा कि चाइना को कंट्रोल करने के लिए ही बनाया गया, और क्वाड का सदस्य और साथ में इसका सदस्य होना तो दोनों अंतर्विरोध पैदा करता है। साथ ही भारत और चीन दोनों अपने निर्यात के लिए जाने जाते हैं। बेसिकली चीन जो है वो वस्तु निर्यात के लिए जाना जाता है और भारत अपने सेवा निर्यात के लिए जाना जाता है। और भारत के सेवा निर्यात का एक बहुत बड़ा जो खपत है, बहुत बड़ी खपत है, वो अमेरिका पर आधारित है। तो ऐसी कंडीशन में अमेरिका पर निर्भरता उसकी खत्म करने से पहले यह आवश्यक होगा कि वो पहले इसकी खपत के लिए घरेलू बाजार तैयार करे। तो ये कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं जिनका समाधान क्या हो सकता है, इस पर एक नजर डालें हम। तो भारत और चीन दो ऐसे प्रमुख देश हैं इस संगठन के अंतर्गत जिनके मध्य सर्वप्रथम तो संबंध इनके मधुर होंगे, तभी इस परिकल्पना को साकार रूप दिया जा सकेगा। दूसरी बात, भारत का जो सेवा सेक्टर है, जो सेवा क्षेत्र है, उसके लिए अगर हम, जिसकी सबसे बड़ी खपत अमेरिका में है, अगर उसके लिए हम घरेलू मार्केट नहीं तैयार कर पाएंगे तो हमारी यह व्यवस्था सफल नहीं हो सकेगी। ये था आज का हमारा यह संदर्भ, और संदर्भ के अंत में जैसा कि परिपाटी है आपके सामने पटल पर है एक प्रश्न, इस बात को देखने के लिए कि आपने संदर्भ को कितने ठीक ढंग से समझा। तो आइए चलते हैं प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है? पहला है यूरो विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली साझा मुद्रा है जो यूरोपीय यूनियन के समस्त सदस्यों द्वारा अपनाई गई है। दूसरा कथन है ब्रिक्स सदस्यों में ब्राजील साझा मुद्रा के समर्थन में नहीं है। क्या सही है कथन एक, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? उम्मीद करते हैं आज का यह संदर्भ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। आप पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।